देख लो चैप्टर फर्स्ट, नाम था रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते थे वास्तविक संख्याएं। देखो कल मैंने समझाया था कि संख्याएं किसे बोलते हैं, तो लगभग संख्याओं के बारे में तो पिछली क्लास में बता चुका हूं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखो संख्याएं तो और भी रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, तो इस प्रकार से संख्याएं बहुत हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर में यूज होंगी वो लगभग इन्हीं संख्याओं में से यूज होंगे। इनके अलावा और संख्या नहीं देख रखी आपके चैप्टर में, तो देख लो अपन। जैसे कि कल मैंने एक शब्द, दो शब्द बताए थे आपको, एक बताया एलसीएम और दूसरा शब्द बताया था एचसीएफ। देखो मैंने आपको बताया कि एलसीएम का हिंदी में मीन्स होता है लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ का हिंदी में मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक। फिर बताया मैंने कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। ऐसे ही मैंने एचसीएफ का फुल फॉर्म बताया कि एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। देख लो इनके हिंदी मीन्स, देखो लीस्ट का मतलब होता है छोटा, कॉमन का मतलब होता है ओबेनेस्ट, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। इसी को अपन गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणक। इसी प्रकार से जैसे हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट का मतलब बड़ा होता है, और कॉमन का मतलब ओबेनेस्ट ही होता है, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो देखो दोनों शब्दों में आपको डिफरेंस भी बता चुका हूं। सबसे पहले सर गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। देखो इंग्लिश में अच्छे नाम है, गुणज को मल्टीपल बोलते हैं और गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 2 के 5 गुणज लिखिए, तो आप 2 के 5 गुणज लिखोगे तो 2 की टेबल पढ़ते चले जाओगे, 2 4 6 8 10, ये 2 के 5 गुणज हो गए। मैंने आपसे कहा 10 के 4 गुणज लिखिए, तो आप कहोगे सर 10 के 4 गुणज इस प्रकार से होंगे 10 20 30 40। मैंने कहा 12 के 5 गुणज लिखिए, तो आप कहोगे सर 12 24 36 48 60। इस प्रकार से गुणज होते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता कि 2 के गुणनखंड बताओ, तो आप कहते सर 2 के गुणनखंड यदि आपसे पूछे जाते तो 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, ये इसके क्या हुए? गुणनखंड हुए। क्या हुए? गुणनखंड। देखो गुणज होती है टेबल, गुणज क्या होती है? टेबल। और गुणनखंड क्या होते हैं कि इस 2 में कौन कौन सी संख्याओं का एग्जैक्ट भाग चला जाता है या पूरा भाग चला जाता है, वे अपने क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। जैसे कि मैंने लिखा 10, आप कहोगे 10 में सर 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, या इन्हीं को अपन बोलने लगते हैं फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर। जैसे कि मैंने लिखा नेक्स्ट 12, मैं आपसे कहूंगा 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, आप कहोगे सर 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा, ये इसके क्या हो चुके हैं? गुणनखंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? गुणनखंड। नेक्स्ट जैसे कि मैं आपसे 20 के गुणनखंड पूछने लगता, बताओ क्या क्या होंगे? क्या होंगे निशा? 1 2। देखो 20 गुणनखंड होंगे सर, 1 का भाग जाएगा 20 में पूरा पूरा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 20 का जाएगा, ये इसके क्या हो चुके हैं? गुणनखंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? गुणनखंड।
जैसे कि मैं लिखता 30 और मैं आपसे पूछता इस 30 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप कहते सर 30 में एग्जैक्ट 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 10 का जाता है, 15 का जाता है और 30 का जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा जो इसे एग्जैक्ट डिवाइड करे, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। बोलो ऐसा कोई नंबर है अब जो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता हो इनको छोड़कर? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो देखो यहाँ से इनके मतलब समझ में आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। सर कैसे? जैसे कि बात करता हूँ एलसीएम की, जैसे कि ये लिखा है देखो 2 और मैं ले लेता हूँ देखो 12 और यहाँ पर देखो 16 के और निकालो या 20 के निकालो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहते 12 और 20 का एलसीएम यदि आप निकालते तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखने पड़ते हैं, गुणज। क्या लिखने पड़ते हैं? गुणज। मैं 12 के गुणज लिखता चला जाता हूं। देखो जैसे ही मैं 12 के गुणज लिखूंगा तो आप कहोगे सर 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा। इसी प्रकार से चलते रहेंगे गुणज इनफाइनाइट टर्म तक, अनंत तक। क्या गुणज डिसाइड कर सकता हूँ आखिरी गुणज ही होगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो चलते रहेंगे, टेबल है और 12 की टेबल चलती रहेगी अनंत तक। इसी प्रकार से देखो मैं 20 के गुणज लिखता तो आप कहोगे सर 20 आएगा, 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा। इसी प्रकार से सर ये भी टेबल चलती रहेगी और लिखना है तो 120 आएगा और आगे तक चलती रहेगी इनफाइनाइट टर्म तक। कहां तक चलती रहेगी? इनफाइनाइट टर्म तक। आप कहोगे सर आपने गुणज तो लिख लिए, फिर एक शब्द लिखा है ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट का मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और कॉमन एक अच्छा वर्ड है जो सभी को समझ में आता है। यदि मैं ओवेनिस्ट बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो जैसे ही आप कहोगे सर मैंने सबसे पहले तो लिखने हैं मल्टीपल गुणज, उसके बाद आपको कॉमन ढूंढना है। तो जैसे ही आप इसमें कॉमन ढूंढना स्टार्ट करते तो आप कहते सर इसमें 60 कॉमन है और इसमें भी 60 कॉमन है, कोई दिक्कत? देखो आगे तक ये टर्म और चलती तो 72 आता, फिर कितना आता? 84 आता, फिर कितना आता? 96 आता, फिर कितना आता? 108 आता, फिर कितना आता? 120 आता। ऐसे ही और आगे तक चलती रहती है टर्म। आप कहते सर देखो सबसे पहले आपको गुणज लिखने हैं। आपने 12 के गुणज लिख लिए और 20 के गुणज लिख लिए और दोनों के गुणज लिखने के बाद आपको क्या करना था? कॉमन ढूंढना था। आपने कहा सबसे पहले सर 60 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद मुझे 120 भी मिल रहा है, इसके बाद मैं और भी गुणज बढ़ाता चलूंगा तो और भी कॉमन आते रहेंगे। लेकिन एक शब्द लिखा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है छोटा। तो आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो कॉमन भी हो और कैसा हो? सबसे छोटा हो। देखो ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज ढूंढना है जो कॉमन होने के साथ साथ कैसा हो? सबसे छोटा। तो आप कहोगे सर कॉमन सबसे छोटा नंबर 60 है, इसलिए 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60। ये बात समझ में आती है? आती है समझ में? जैसे कि देखो मैंने क्या किया, जैसे कि 12 और 20 के क्या लिखे? गुणज लिखे और गुणज लिखने के बाद मैंने इनमें कॉमन स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने कॉमन ढूंढा तो आप कहते 60 कॉमन आ रहा है सर गुणजों में और 120 भी आ रहा है और भी कॉमन आते, मुझे नहीं पता। और कॉमन लेने के बाद आप कहोगे सबसे छोटा कॉमन मेरा एलसीएम होता है, तो सबसे छोटा कॉमन क्या नंबर आ रहा है? 60। क्या इससे पहले और कोई नंबर कॉमन है इन दोनों के मल्टीपल में? नहीं है। 60 से पहले ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन हो? है? नहीं है। 60 सबसे छोटा कॉमन है, वही मेरा क्या होगा? एलसीएम। जैसे कि नेक्स्ट में 2 नंबर लिखता हूँ 3 और 4। मैं आपसे कहूंगा इनके एलसीएम बताओ तो आप 3 के गुणज लिखते 3, 6, 9, 12। आप कहते 4 के गुणज लिखता 4, 8, 12 और 3 के और भी आगे तक लिखता तो 15 आता, 18 आता, 21 आता, 24 आता। ऐसे 4 के लिखता जाता 16 आता, 20 आता, 24 आता। आप कहते सर एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले गुणजों को लिखना पड़ता है, गुणज लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन ढूंढना है। आप कहते सर दोनों में 12 कॉमन दे के रखा है। कोई बच्चा ये कहता सर 24 भी तो दे के रखा है। बिल्कुल दे के रखा है 24, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा है? 12। यही मेरा एलसीएम होगा। तो 3 और 4 का यदि मैं आपसे एलसीएम पूछता तो आप कहते 3, 4 का एलसीएम होगा 12। कितना होगा? 12। ये बात समझ में आती है? तो एलसीएम का देखो फुल फॉर्म यहाँ से समझ में आता है कि गुणज लिखते हैं और गुणज लिखने के बाद कॉमन ढूंढते हैं और कॉमन ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो और कॉमन होने के साथ साथ कैसा हो? छोटा हो। कैसा हो? छोटा हो। ऐसी ही बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की।
तो यहाँ पर क्या लिखते हैं गुणनखंड। जैसे कि मैं आपसे इसी क्वेश्चन की बात करता 12 और 20 का एचसीएफ बताओ, क्या बताओ एचसीएफ। तो आप 12 के पहले क्या लिखते, फैक्टर शब्द आता है एचसीएफ में, एफ आता है, एफ का मतलब फैक्टर और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो आप कहते 12 के पहले गुणनखंड लिखेंगे सब। तो 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है। इसके अलावा कोई नंबर है जो इसमें भाग चला है, एग्जैक्ट नहीं जाता किसी नंबर का। आप कहते सर 12, फिर मैं कहता 20 के, तो आप कहोगे 20 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। बोलो इसके अलावा कोई नंबर है जो 20 में एग्जैक्ट डिवाइड करता हो 20 को, अब 20 में एग्जैक्ट भाग जाता हो। देखो 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा 20 में, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 20 का जाएगा। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है। तो एचसीएफ का देखो फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आपने फैक्टर लिखे, फैक्टर लिखने के बाद आप क्या ढूंढोगे, कॉमन। आप जैसे ही कॉमन ढूंढना स्टार्ट करते हो आप कहोगे 1 कॉमन दे के रखा है सर, 2 कॉमन दे के रखा है सर, 4 कॉमन दे के रखा है। और कुछ कॉमन मिल रहा है इनके फैक्टरों में? नहीं मिल रहा। और कुछ दिख रहा है? पर उसके बाद उसका मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाईजेस्ट, हाईजेस्ट का मतलब होता है बड़ा। तो देखो आपको गुणनखंड लिखने हैं, गुणनखंड लिखने के बाद आपको कॉमन ढूंढना है। मैंने एक कॉमन ले लिए। आप कहते सर इसमें कॉमन दे के रखे हैं 1, 2, 4, इनके अलावा और कोई नंबर कॉमन था? नहीं था। लेकिन कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर कॉमन होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉमन नंबर 4 दे के रखा है, इसलिए मैं 12 और 20 का एचसीएफ बोलता। तो आप ये कहते सर 12 और 20 का एचसीएफ होगा 4। क्या होगा 4? बोले समझ में आता है एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म। देखो यहाँ से ही बने हैं, यहाँ से ही अपन एलसीएम निकालते हैं, यहाँ से ही अपन एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो ये हो गया, और तरीके देखो बहुत सारे देख रखे हैं कि एचसीएफ कैसे कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि देखो ये होती है अपनी फैक्टर विधि जिससे अपन एचसीएफ निकाल रहे थे। जैसे कि मैंने लिखा 8 और 16, मैंने कहा आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो आप कहोगे सबसे पहले सर 8 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे आपको। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर लिखने पड़ते हैं। आप कहोगे 8 के फैक्टर सर 8 में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, 1 की टेबल में 8 आता है तो 1 का पूरा पूरा भाग जाता है। फिर आप कहोगे सर 2 का भाग जाता है 8 में। फिर आप कहोगे 3 का भाग जाता नहीं है सर, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और 8 का भाग जाएगा। बोलो इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जो 8 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे? है? नहीं है। तो इसके फैक्टर हो गए। आप कहोगे सर 16 के फैक्टर लिख लो। 16 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाएगा, बोलो 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 16 में 4 का भाग जाता है, देखो 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का भाग जाएगा। आप कहोगे सर 8 के बाद 16 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो 16 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, तो 16 के फैक्टर ही हो गए। आप कहोगे सबसे पहले फैक्टर लिखे आपने, उसके बाद आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन आप जैसे ही ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आप कहोगे सर 1 भी कॉमन दे के रखा है, 2 भी कॉमन दे के रखा है, 4 भी कॉमन दे के रखा है, 8 भी कॉमन दे के रखा है, इतने सारे नंबर कॉमन दे के रखे हैं। तो कॉमन नंबरों को देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसमें कॉमन दे के रखे हैं, 1 कॉमन दे के रखा है, 2 कॉमन दे के रखा है, 4 कॉमन दे के रखा है, 8 कॉमन दे के रखा है। बोलो कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कॉमन बिल्कुल ढूंढ लीजिए। कॉमन ढूंढने के बाद हाईजेस्ट, एच का मतलब हाईजेस्ट, हाईजेस्ट का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा कॉमन नंबर लेना है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है? 8। तो आप कहोगे सर एचसीएफ भी तो 8 होगा। देखो ये डेफिनेशन है, एचसीएफ के फुल फॉर्म से ही तो एचसीएफ निकाला है मैंने। क्या कुछ मैंने अपना कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया अभी? एचसीएफ के फुल फॉर्म से जैसा एचसीएफ का फुल फॉर्म है वैसा ही मैं करता चला गया। सबसे पहले मैंने फैक्टर लेके उसके बाद मैंने कॉमन ढूंढना स्टार्ट किया। उसके बाद एक शब्द लगा था एच, जिसका मतलब होता है हाईजेस्ट, हाईजेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर। और सबसे बड़ा नंबर दोनों में कॉमन 8 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 8। इसे अपन बोलते हैं फैक्टर मेथड। कौन सी मेथड? देखो फैक्टर मेथड का मतलब ये होता है गुणनखंड विधि। ये आप गुणनखंड विधि से क्या निकालते हो? एचसीएफ। देखो ये एक और विधि होती है जिसे अपन बोलते हैं भाग विधि। एचसीएफ निकालने के लिए जी आपके गणित में दे के रखी है, इसको नाम दिया गया है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो आपके गणित में इसे नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि से सर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आपको तो ये पढ़ना है। आपके गणित में यही देख रखा है कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको एचसीएफ के फुल फॉर्म से आपने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, तो इससे ही आप एचसीएफ किसी भी नंबरों का निकाल सकते हो, चाहे नंबर 2 दे के रखे हो, चाहे नंबर 3 दे के रखे हो। अब आप कहोगे सर इससे कैसे निकालते हैं भाग विधि से एचसीएफ। तो जैसे ही देखो मैं दोबारा से इन्हीं नंबरों को लेता हूँ 8 और 16 को। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा देके रखा है, 16। क्या देके रखा है, 16। तो आप कहोगे सर 16 बड़ा है, ये 16 ग्रेटर देन है किससे, 8 से। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये साइन लगाता हूँ, इसे अपन ग्रेटर साइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर। हिंदी में बोलते हैं बड़ा। 16 बड़ा है किससे, 8 से। और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है, जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ इसका मुंह बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है। तो देखो ये नंबर 16 बड़ा है तो इसकी तरफ मैंने लगा दिया इसे। तो आप कहोगे सर दोनों दो नंबर दे के रखे हैं, यदि मैं किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं तो ऐसे निकालूंगा, सबसे बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग दिया जाता है। सबसे बड़े नंबर में कौन से नंबर से भाग दिया जाता है, छोटे नंबर से। सबसे बड़ा नंबर 16 दे के रखा, 16 में 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, शेषफल क्या बचेगा, 0। यदि शेषफल 0 बचने लगे, शेषफल क्या आने लगे, 0 या रिमाइंडर 0 आने लगे, तो अपना लास्ट भाजक या लास्ट डिवीजर, अंतिम भाजक आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अंतिम भाजक क्या है, यही आपका फर्स्ट भाजक है, यही आपका अंतिम भाजक है। लेकिन ये शेषफल कब कहलाएगा, जब शेषफल 0 बचेगा। यदि यहाँ पर शेषफल 1 बचता तो मैं इसे एचसीएफ नहीं बोलता। जब शेषफल 0 आने लगे तो आपका जो लास्ट डिवीजर रहता है, लास्ट भाजक रहता है, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो आप ये कहते हैं सर एचसीएफ होगा 8। कितना होगा, 8। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है 35 और ये लिखा है 10। मैं आपसे कहता हूं इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालो, तो आप कहते सबसे बड़ा नंबर 35 ग्रेटर देन है 10 से। तो आप कहोगे सर 35 में भाग दोगे 10 का, तो 10 का जैसे ही इसमें भाग दूंगा तो 10 3 30। आप कहोगे शेष बचेगा सर 5। कितना बचेगा, 5। बोलो क्या अंतिम शेषफल 0 आया है, अंतिम शेषफल 0 नहीं आया। क्या 10 एचसीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने एचसीएफ कब बताया है कि अंतिम शेषफल या रिमाइंडर आपका 0 आने लगे तो लास्ट भाजक आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो आप ये कहोगे सर अभी शेषफल 5 आया है, इससे छोटा है, तो अब दोबारा से प्रोसेस में अप्लाई करूंगा, दोबारा से इस 10 में किसका भाग दूंगा, 5 का। जो शेषफल बचा है ये 5, ये शेषफल ऐसा का ऐसा यहाँ पर ही लिखा रहने दो। जब इस भाजक से छोटा शेषफल आता है दोबारा से इस शेषफल को अपन क्या मान लेते हैं, डिविडेंड, भाज्य मान लेते हैं। और दोबारा से इस 10 में 5 का भाग दूंगा तो आप कहोगे 5 दूनी 10 और शेषफल क्या आने लगेगा, 0। अब आप कहोगे सर शेषफल 0 आने लगा तो लास्ट भाजक मेरा क्या है, 5। लास्ट भाजक यही तो है कि ये भाजक, अंतिम भाजक अब ये है 5। तो आप कहते हैं सर एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा, बोलो समझ में आता है एचसीएफ। तो भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हो। जैसे कि मैं कोई दो नंबर लिखता हूं, देख लो। जैसे कि मैंने दो नंबर लिखे 255 और 51। मैंने आपसे कहा एचसीएफ निकालो, लेकिन किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। आप कहोगे सर बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग देना है। 4 बजे गाड़ी नहीं है किसी के पास, लिखा कर दो। कट कर था नहीं करवाए।
पास नहीं है? नहीं है। देखो लिखा है 255 में जैसे ही 51 से भाग दोगे तो आप कहोगे 255 ग्रेटर देन 51 से। आप कहोगे सर 51 का भाग देना है 255 में। देखो जैसे ही मैं 51 का भाग 255 में दूंगा तो 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार भाग जाएगा। 4 बार जैसे ही भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 4 पहिया 20, ये बनेगा कितना 204। कितना बनेगा 204। तो लगभग 5 बार तो पूरा ही जा रहा है। 5 बार में 255 ही तो होते हैं। 51 पहिया 255, तो 5 एकम 5, 5 25। आप कहोगे 5 बार भाग गया और शेष पल आ गया एक ही बार में 0, तो इसलिए सर मेरा एचसीएफ होगा 51। कितना होगा? जैसे कि नेक्स्ट नंबर लिखता हूं मैं, ये लिखा है 17 और ये लिखा है निकालो एचसीएफ कितना होगा भाग विधि से। 2 नंबर दे के रखे हैं, एक आपको 17 दे के रखा है, दूसरा नंबर आपको क्या दे के रखा है 80, और आपसे पूरा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निकालो वहां से। देखो जैसे ही आप इसको निकालना स्टार्ट करते हैं तो आप कहते सर 80 ग्रेटर देन 17 से। कितने से? 17 से। आप कहते सर 80 का भाग देना है कितने का? 17। तो देखो जैसे ही मैं 17 का भाग देता तो 17 पर 85 ज्यादा हो जाते, तो 17 चौके 68। आप कहते सर शेषफल कितना बचेगा? देखो इसको घटाऊंगा तो घटाना तो लगभग सभी को आता होगा, 12 बचेगा शेष। कितना बचेगा? 12। आप कहोगे देखो ये 17 से छोटा आ गया है रिमाइंडर, ये 17 से छोटा आ चुका है शेषफल, तो आप ये कहोगे सर ये छोटा आ गया है तो अब 12 का भाग दूंगा 17 में। बोलो कोई दिक्कत? अब 12 का भाग दूंगा तो 12 एकम 12, शेषफल बचेगा 5। आप कहोगे सर फिर छोटा आ चुका है 5, किससे? 12 से। तो अब आप कहोगे सर 5 का भाग दूंगा 12 में, तो 5 का भाग दूंगा 5 दूनी 10। आप कहोगे शेषफल बचेगा 2, सर फिर छोटा आ चुका है तो अब 5 में किसका भाग दूंगा? 2 का। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, सर शेषफल बचेगा 1। तो आप कहोगे अब भी छोटा आ चुका है 1, तो आप ये कहते सर 1 का भाग दूंगा 2 में और 1 का भाग 2 में दूंगा तो 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। आप कहोगे सर अंतिम भाजक मेरे लिए बन चुका है 1, यही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो आप कहोगे एचसीएफ होगा सर 1। बोलो कोई दिक्कत? इसी प्रकार से ही आपकी स्टेप चलती रहती है। इन्हीं स्टेपों को लिखने की प्रोसेस को बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोला गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि यहाँ से एक चीज समझ में आती है सर, इसे बोलते हैं क्या? भागफल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। इसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? और जिस नंबर में भाग देते हैं सर उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोला जाता है? तो देखो इंग्लिश की यदि बात करते हैं तो इसे कोसेंट बोलते हैं, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, क्योंकि इसे कोसेंट बोला जाता है। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं, इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। और इस भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? स्मॉल डी से। यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाऊंगा तो आप ये कहते सर फॉर्मूला ये बनता, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला के भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है फॉर्मूला। आप ये कहते सर भाज्य मुझे दे के रखा है, भाज्य होती है वो संख्या जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, वही तो संख्या भाज्य होती है। इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कैपिटल डी से।
भाजक आप कहते सर क्या दे के रखा है, स्मॉल डी दे के रखा है। भागफल आपको क्या दे के रखा है, क्यू दे के रखा है। क्या दे के रखा है, क्यू। शेषफल को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, D इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। ये समझ में आता है। देखो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके, इसे डिविडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भाज्य को डिविडेंड, और इसे डिवाइजर बोला जाता है। लास्ट डिवाइजर जो होता है वही मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ। इसे कोसेंट बोलते हैं भागफल को, इसे रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल को। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जैसे कि मैं प्रत्येक स्टेप को यदि लिखता यहाँ पर तो एक चीज समझ में आती सर, इस प्रकार से लिखा जाता। जैसे कि आप कहते सर भाज्य मुझे कितना दे के रखा है, पहली स्टेप यदि मैं लिखता वहां पर देखो चरण बोला गया है कि प्रथम चरण आप ऐसे बनाओगे। पहली स्टेप में यहां से लिखता तो आप ये कहते सर भाज्य दे के रखा है 80। भाज्य कितना दे के रखा है, 80। बराबर का साइन दे के रखा है। क्या दे के रखा है, बराबर का साइन दे के रखा है। फिर नंबर आता है भाजक का, आप कहते सर भाजक दे के रखा है 17। कितना दे के रखा है, 17। फिर आपको देखो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का, आप कहते सर भागफल दे के रखा है 4, और आप लिखते हैं सर शेषफल दे के रखा है कितना, 12। कितना दे के रखा है, 12। इसी प्रकार तो मैं भाग की जांच करता तो ये कहने का मतलब ये है सर, जब भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से कर दूं और शेषफल जोड़ दूं तो एक संख्या निकल कर आती है। जिस संख्या में भाग देता हूं वही संख्या तो निकल कर आती है। देखो यदि मैं इस भाजक का मल्टीप्लाई इस भागफल से कर देता हूं, देखो 17 चौके 68, इस भाजक का मल्टीप्लाई इससे कर दिया 17 चौके 68, और 68 में 12 जोड़ दूंगा तो वही संख्या निकलेगी 80। निकल के आएगी कि नहीं निकल के आएगी, वही संख्या लिखी 80। 80 बराबर 80, कोई दिक्कत। तो एक चीज समझ में आती है सर, इस संख्या का इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसे ऐड कर दो तो ये संख्या निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है, संख्या। लेकिन आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये लिखा है 17, मैं इसमें कितने का भाग देना चाह रहा हूँ, 8 का। कितने का भाग देना चाह रहा हूँ, 8 का। तो आप कहोगे सर 8 का भाग तो आप देना चाह रहे हो, 8 दूनी 16, शेषफल बचेगा 1। कितना बचेगा, शेषफल 1। तो एक बात आपने हर हमेशा देखी होगी, क्या जिस भाजक से मैं भाग देता हूँ क्या उस भाजक से बड़ा शेषफल हो सकता है, नहीं हो सकता। जिस भाजक से मैं भाग देता हूँ क्या इस भाजक से बड़ा शेषफल बच सकता है, नहीं बच सकता। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने लिखा 9, मैं इसमें भाग देना चाह रहा हूँ 2 से, तो 2 से छोटे ही आपके शेषफल होंगे। किससे छोटे, 2 से छोटे। 2 से बड़ा कोई शेषफल नहीं बच सकता। बचेगा, नहीं बचेगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कोई नंबर आपके पास n है और माना कि आप इसमें 6 का भाग देना चाहते हो। किसका भाग देना चाहते हो, 6 का। तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर भागफल आएगा, उससे मैं q मान लेता हूँ। माना कि q बार भाग गया होगा। कितनी बार भाग गया होगा, q बार। क्योंकि q इसलिए मान लिया क्योंकि भागफल को q से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सर मुझे शेषफल का भी पता नहीं है, शेषफल माना कि r आया होगा। क्या आया होगा, लेकिन एक चीज आप ये कह सकते हो सर शेषफल 6 से बड़ा नहीं बच सकता, ना तो 6 के बराबर बच सकता शेषफल, ना 6 से बड़ा बच सकता। आप ये कहोगे सर शेषफल बच सकता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं आ सकता। आएगा नहीं। जैसे कि मैं 6 से यदि भाग दे रहा हूं तो 6 से बड़ा शेषफल नहीं बच सकता, ना 6 के बराबर बच सकता। इसलिए नहीं बच सकता, 6 के बराबर बचता तो 6 का भाग और चला जाता तो शेषफल 0 आता, और 6 से बड़ा बचता तब भी 6 का भाग जाता। तो आप ये कहोगे सर शेषफल की मेरी कंडीशन यही हो सकती है, या तो मेरा शेषफल 0 होगा, या मेरा शेषफल 1 होगा, या मेरा शेषफल 2 होगा, या 3, या 4, या 5। इसके अलावा और कुछ नहीं बच सकता शेषफल। क्या बचेगा, नहीं बच सकता। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ आपके पास कोई दूसरा नंबर ले लो n2, यदि इसको आप 5 से डिवाइड करना हो तो आप बताओ शेषफल क्या क्या बच सकते हैं। यदि मैं n2 कोई संख्या n2 यदि इसमें 5 का भाग देना चाहूँ तो शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। वेरी गुड। आप कहोगे सर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है। सर 5 नहीं बच सकता, क्योंकि शेषफल हर हमेशा जिस नंबर से मैं भाग देता हूँ उस नंबर से छोटे होते हैं। जैसे कि 5 का भाग दे रहा हूँ तो 5 ही शेषफल कभी बचता देखा है आपने, कभी नहीं बचता। आप कोई सा भी नंबर ले लो,
किसी भी नंबर में उस नंबर से भाग देते हो तो उससे छोटे ही शेषफल हो सकते हैं। आप ये कहोगे सर मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बनेंगी वो इन्हीं में से बनेंगी, या तो 0 शेषफल होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, जिनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता शेषफल में। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये समझ में आ गया कि शेषफल अपने क्या क्या बच सकते हैं। आप निकाल लो क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज पर। उसको क्लिक करके दोबारा कर दो सर छोटी छोटी। ये तो सर तुम वीडियो में ऐसे ज्यादा पढ़ाए थे।